हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। और इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर ओपन करेंगे। नाम है चैप्टर का केमिकल काइनेटिक्स। और बस शुरू कर दिया जाए। और क्या, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग करते क्या है, तो हम लोग स्टडी करते हैं। रे भाई, किस चीज की स्टडी करते हैं? वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शंस के रेट के बारे में स्टडी करते हैं। रेट बोले तो स्पीड। यहाँ रेट से हमारा मतलब है स्पीड से, कि हम लोग इस चैप्टर में रिएक्शन की स्पीड के बारे में स्टडी करते हैं। रिएक्शन जल्दी जल्दी चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, अगर स्पीड बढ़ाना हो तो क्या करें, स्पीड घटाना हो तो क्या करें, ये सारी बातें जो है इस चैप्टर में हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसे डिफाइन कैसे करते हैं उसको पकड़ते हैं ना। रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन यही आ जाए कि भाई तुम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करके मेरे को दिखा दो। तो हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज, ध्यान देना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, थोड़े थोड़े बदल बदल करके। तो एक स्टैंडर्ड वे, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन concentration change in concentration of any reactant, change in concentration of any reactant or product in unit time इंटरवल। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। ये यूनिट टाइम इंटरवल क्या होता है? तो यूनिट टाइम इंटरवल जैसे हम लोग कह दे 1 सेकेंड, या हम लोग कह दे 1 मिनट, या हम लोग कह दे 1 घंटा। जैसे हम लोग किसी चीज की स्पीड बताते हैं ना, कि रेलगाड़ी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, तो हम यही तो बता रहे हैं कि 1 घंटे में कितनी दूर जाएगा, या इतना मीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति सेकंड। तो हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि 1 सेकंड या 1 मिनट में वो कितना दूर जाएगा। तो इसी तरह से रिएक्शन के स्पीड को भी हम लोग यूनिट टाइम का इस्तेमाल करते हैं, 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटा, और देखते हैं कि उस टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया। और किसका कंसंट्रेशन चेक करोगे? कोई भी एक रिएक्टेंट पकड़ लो, कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ लो। जैसे मेरे पास रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग यू C प्लस D, तो चारों में से किसी भी एक का कंसंट्रेशन जो है पकड़ा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक गाड़ी हो, इसमें 4 पहिए हो, तो चारों में से किसी एक पहिए की स्पीड हम पता लगा ले कि एक पहिया जो है किस स्पीड से भाग रहा है, तो बाकी 4 पहिए भी साथ ही साथ चल रहे हैं, वो भी उसी स्पीड से उसी के साथ साथ चल रहे हैं। तो चारों पहियों की अलग अलग स्पीड हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक पहिए के बारे में जान लिया, मतलब हमें पता चल गया कि गाड़ी जो है किस स्पीड से आगे बढ़ रही है। सो चेंज इन कंसंट्रेशन, हमें कंसंट्रेशन का चेंज नापना है किसी भी रिएक्टेंट, किसी भी प्रोडक्ट का यूनिट टाइम इंटरवल में। फॉर्मूला अगर इसके लिए हम लिखना चाहें तो हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन divided by टाइम टेकन। कंसंट्रेशन में जितना चेंज हुआ वो रख लो, टाइम जितना खर्च हुआ वो रख लो, डिवाइड कर दो, बात बन जाएगा। यूनिट इसका लिखना चाहोगे, कंसंट्रेशन का यूनिट बहुत सारे यूनिट होते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे मोल पर लीटर। टाइम का यूनिट सेकंड ले सकते हो, मिनट ले सकते हो, घंटा ले सकते हो, कुछ भी ले लो, चलो सेकंड ही ले लिया। और इन सबको मिला करके जो खिचड़ी तैयार होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर को हम लोग कैपिटल एम से अकेले दिखा सकते हैं, कैपिटल एम लिख दिया मतलब मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। और पर सेकेंड को अगर ऐसे लिखते तो यूनिट को जो है
शॉर्ट फॉर्म में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो लंबे तरीके से लिखना है तो ऐसे तुम लिखते रहो, क्या जाता है। और कोई जरूरी नहीं कि सेकंड ही रहे, सेकंड की जगह मिनट, आवर कुछ भी तुम ले सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सेकंड्स में ही डील करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ यूनिट टाइम में किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट का, और रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करो, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यूनिट लिखना है तो ऐसे ऐसे लिख लो। चलो अब एक सवाल हम लोग लगाते हैं। चलो मान लो अपने पास वही रिएक्शन है, A प्लस बी गिविंग यू C प्लस D, और इस रिएक्शन में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ B चेक कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ B चेक कर रहे हैं मान लो, और हम टाइम जो वो भी चेक कर रहे हैं कि हम 10 बज करके कह दो 15 मिनट पर हम B का कंसंट्रेशन जब हमने चेक किया तो ये दिखाई पड़ा 0.52 मोल पर लीटर। ठीक, कैपिटल M लिखने का मतलब मोल पर लीटर हो गया। और फिर हम 5 मिनट के बाद आए 10:20 पर, और हमने फिर से कंसंट्रेशन चेक किया तो B क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। जैसे जैसे खर्च होगा कंसंट्रेशन इसका कम होता जाएगा। तो चलो मान लो ये हो गया 0.52 से उसको कुछ नीचे लाओ, चलो कह देते हैं 0.36 मोल पर लीटर हो गया। तो B के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो तो चेंज इन कंसंट्रेशन 12 में से 6 जाएगा बचेगा 6, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, तो 0.16 मोल पर लीटर का ये चेंज आया। टाइम का गैप हमने कितना दिया था, तो 10:15 से 10:20 के बीच में 5 मिनट का टाइम इंटरवल होता है, 5 मिनट। फॉर्मूला अपना अप्लाई कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू 0.16 मोल पर लीटर बाई 5 मिनट्स। सॉल्व कर लो, 5 से पहले 3 बार में घटेगा तो 5 गुणे 3 15 बचा 1 के आगे 0 लगाओगे 10, 5 दूनी के 10, तो 0.032 मोल पर लीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में कंसंट्रेशन में इतना चेंज आ जाएगा। और यही जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने निकाला ये था क्या, तो हम लोग साफ साफ यदि लिखते तो कह देंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B। हम लोगों ने B का कंसंट्रेशन मेजर किया है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B कि B किस रेट से खर्च हो रहा है, तो प्रत्येक मिनट में B जो है इस रेट से खर्च हो रहा है कि 1 मिनट में B का कंसंट्रेशन इतना नीचे चला जाएगा, अगले मिनट में फिर इतना नीचे चला जाएगा, अगले मिनट में फिर इतना नीचे चला जाएगा। तो कुछ इस वे में जो है हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज, अब कह दो कि ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड इक्वेशन अगर रहा हो तो हम कह देते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखा है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी है। तो अगर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे जब A का 1 मोल, ठीक, इसको हम नीचे साफ साफ अलग लिख देते हैं, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, A B मिलाकर के C और D बना रहे हैं, तो जब तक इसका 1 मोल खर्च होगा इसका भी 1 मोल खर्च होगा। ठीक, ध्यान से इसको समझना, जब इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसका भी 1 मोल खर्च होगा, मतलब दोनों साथ साथ बराबर बराबर खर्च हो रहे हैं। पहले वाले का 1 मोल खर्च हुआ तो दूसरे वाले का भी 1 मोल खर्च हुआ। इसका एक मतलब ये भी है, पहले वाले का 2 मोल खर्च होगा तो दूसरे वाले का भी 2 मोल खर्च होगा। पहले वाले का 5 मोल खर्च होगा तो दूसरे वाले का भी 5 मोल खर्च होगा। जितनी देर में पहले वाले का 10 मोल खर्च होगा उतनी देर में दूसरे वाले का भी 10 मोल खर्च होगा। तो इसका मतलब दोनों बराबर स्पीड से खर्च हो रहे हैं। जितना मोल इसका खर्च होगा उतने ही समय में इतना मोल इसका भी खर्च होगा, तो दोनों बराबर स्पीड से खर्च हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो B के रिएक्शन का रेट है और जो A के रिएक्शन का रेट है वो आपस में बराबर है। जिस स्पीड से B खर्च हो रहा है उसी स्पीड से A भी खर्च हो रहा है। तो हम चाहे तो अब एक बार हम B का रेट कैलकुलेट कर लिए तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं A का रेट भी वही होगा। और इतना ही नहीं, थोड़ा और आगे आओ, इसमें आ जाओ, प्रोडक्ट का भी 1 मोल बनेगा। जितनी देर में इसका 1 मोल खर्च हुआ, इसका 1 मोल खर्च हुआ, इसका 1 मोल बन भी जाएगा उसी देर में। तो बस अंतर क्या है, ये जा रहा है ये आ रहा है, ये खर्च हो रहा है ये बन रहा है। इधर रेट ऑफ कंजम्पशन, इधर रेट ऑफ प्रोडक्शन बोलोगे, और D का भी 1 मोल बनेगा। तो अब हम कह सकते हैं ये सब बराबर रेट से चेंज हो रहे हैं, इधर घटता जा रहा है इधर बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो रेट इधर घटने का है वही रेट इधर बढ़ने का है।
और ऐसे सिचुएशन में अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी। किसी एक के बारे में पता चल गया तो सब पता चल गया। हाँ, थोड़ा टेढ़ा सिचुएशन आ जाए, जैसे सिचुएशन ऐसा आ जाए, इक्वेशन ऐसा हो जाए 2a प्लस 3b गिविंग यू 4c प्लस 5d, ऐसा सिचुएशन आ जाए तो तुम कहोगे जब तक इसका 2 मोल खर्च होगा इसका 3 मोल खर्च हो जाएगा। मतलब इसने जब तक 2 मिठाई खाई, इसने 3 मिठाई खा डाली, तो जाहिर सी बात है दोनों बराबर स्पीड से मिठाई नहीं खा रहे हैं, तो दोनों का स्पीड अलग अलग है, तो हम लोग कहेंगे आर ए इज नॉट इक्वल टू आर बी। बी का जो खर्च होने का रेट है और ए का जो खर्च होने का रेट है, इस बार दोनों आपस में बराबर नहीं है। सी और डी का हाल क्या है, तो ये 2 मिठाई खाया, इतनी देर में इसने 3 मिठाई खा डाली, और ये जो है 4 मिठाई बाजार से लेकर के चला आ रहा है। ध्यान देना, इधर खर्च हो रहा है, इधर प्रोड्यूस हो रहा है, ये खर्च नहीं कर रहा है, ये खर्च हो रहा है और ये बन रहा है। तो ये 2 मिठाई जब तक खाया, ये 3 मिठाई जब तक खाया, ये 4 मिठाई बाजार से खरीद लाया और ये 5 मिठाई बाजार से खरीद लाया, तो डेफिनेटली चारों के रेट्स आपस में इक्वल, इस बार तो कम से कम इक्वल नहीं है, चारों के रेट अलग अलग है। लेकिन हाँ, हम इनके बीच में रिलेशनशिप अगर चाहे तो पता कर सकते हैं। हम लोग कहेंगे आर ए को ये 2 से डिवाइड कर दो, इसी तरह से बी के रेट को 3 से डिवाइड कर दो, सी के रेट को 4 से डिवाइड कर दो और डी के रेट को 5 से डिवाइड कर दो। और ऐसा करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन बताता है कि इन चारों में रिलेशनशिप क्या है। अब किसी भी एक के बारे में पता हो तो बाकी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि चारों सेम है, लेकिन हाँ, किसी भी एक के बारे में पता चल जाए तो चारों का पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लो अब हम इस रिएक्शन में डी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम डी को देख रहे हैं। एक हमने देखा 10:12 पर और दूसरा हमने देखा 10:16 पर। 10:12 पर डी का कंसंट्रेशन जो है वो 0.74 मोल पर लीटर था, और 10:16 पर देख रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते 0.96 मोल पर लीटर हो गया। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आया, 14 में से 6 गया, बचा 8, सॉरी उल्टा हटा दिया हमने ना, बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा रहा है। 6 में से 4 गया, बचेगा 2, और 9 में से 7 गया, फिर से बचा 2, तो 0.22 मोल पर लीटर का चेंज आ रहा है। टाइम कितना लगाया, 10:12 से 10:16, मतलब 4 मिनट का टाइम लगाया। तो 4 मिनट में इतना कंसंट्रेशन चेंज हुआ है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन 0.22 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय 4 मिनट से डिवाइड कर दो। तुम्हारी मर्जी है तो मिनट को सेकंड में भी बदल सकते हो, तो फिर रेट सेकंड में आएगा, लेकिन क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ाया जाए अपना। 4 से ये 5 बार में कटेगा 20 और 0.5 आएगा हमको लग रहा है, फिर से 2 बचा है, 0 आएगा, फिर से 20 हो जाएगा, तो 0.055 मोल पर लीटर पर मिनट। ये रेट हो गया डी के लिए। और एक बार डी का रेट मिल गया तो क्या हम सी, बी और ए का रेट निकाल सकते हैं? तो आंसर यस। मान लो इन दोनों को फॉलो कर ले, आर सी बाई 4 इक्वल टू आर डी बाई 5। सो आर सी इज इक्वल टू 4/5 इंटू आर डी। आर डी का वैल्यू उधर से निकाला हुआ है, रख दो यहां पर, तो 4/5 इंटू 0.055 मोल, कैपिटल एम साफ साफ लिखेंगे, मोल पर लीटर पर मिनट, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आरसी का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से हम इन दोनों को पकड़ ले तो हम लोग कहेंगे आर बी बाई 3 इज इक्वल टू आर डी बाई 5, या फिर आर बी का वैल्यू निकालना है तो यहां से हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं कि आर बी इज इक्वल टू 3/5 इंटू आर डी, और आर डी का वैल्यू ऊपर हम लोगों ने यहां निकाला है, फिर से वही वैल्यू उठा करके यहां पर रख देंगे, तो इस तरह से आर बी भी निकल जाएगा। फिर इसी तरह से तुम सोच सोच करके आर ए भी निकाल सकते हो। तो किसी एक को निकाल लिया तो बाकी को कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख करके उसमें जितनी भी चीजें शामिल है उनके खर्च होने या बनने का जो रेट है उसको आपस में रिलेट कर सकते हैं, और किसी एक का पता चल जाए तो बाकी सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी बातों की गहराई और बढ़ाई जाए
चलो मान लो अपने पास एक रिएक्शन है जिसमें ए बी मिला करके सी और डी बना है, और हमने एक टाइम चुन लिया T1 और दूसरा टाइम हमने चुन लिया T2, और कंसंट्रेशन ए का चेक किया तो कंसंट्रेशन ए का दिखाई पड़ा मेरे को अभी A1 है, बाद में चल करके A2 हो गया। बी का चेक किया तो इसी तरह से अभी B1 है शुरू में और बाद में चलते चलते वो B2 तक पहुंच गया। सी का चेक किया तो अभी C1 है, बाद में चलते चलते C2 तक पहुंच गया, और डी का चेक किया तो ये D1 से होते हुए D2 तक पहुंच गया। हम लोग ए का, बी का, सी का, डी का रेट अगर कैलकुलेट करना चाहे, मान लो हम डी से शुरुआत करें, तो डी का रेट कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे। तुम सोच लेना D1 बड़ा है कि D2 बड़ा है, क्योंकि डी बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो अभी तो थोड़ा सा रहेगा, बाद में देखोगे तो ज्यादा दिखाई पड़ेगा, मतलब D2 बड़ा है। तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दोगे, D2 माइनस D1 बाई T2 माइनस T1। तो इसको तुम लिख दोगे D2 माइनस D1 फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और जब भी ऐसा रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल तो इसको तुम लिख दोगे डेल्टा डी, और इसी तरह से इसको लिख दोगे डेल्टा टी। तो इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए ऐसे या ऐसे भी चीजें लिखी जा सकती हैं। और अगर हम C के लिए कैलकुलेट करें तो डेफिनेटली C1 C2 में पहले खोजेंगे कौन छोटा कौन बड़ा, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो अभी कम है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो बाद में ज्यादा हो जाएगा, C2 का वैल्यू बड़ा होगा। सो C2 माइनस C1, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे ताकि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आए। तो C2 माइनस C1, C2 बड़ा है, C1 छोटा है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव सेंस में नहीं हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव। C2 माइनस C1 फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ C माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ C, तो डेल्टा C लिखा बाई डेल्टा T लिखा। इसी तरह से जब हम लोग B के लिए या A के लिए कैलकुलेट करें, B क्या है? B देखो रिएक्टेंट है, B1 B2 में कौन बड़ा होगा? तो अभी ढेर सारा है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा ये खर्च होगा, खर्च होगा, खर्च होगा, तो बाद में कम देखने को मिलेगा, मतलब B1 बड़ा है, B2 छोटा है। तो B1 में से तुम क्या करो, B2 को घटा देना और डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, तो वैसे ही रहेगा। अब इसको तुम डेल्टा B नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये इनिशियल माइनस फाइनल लिखा हुआ है। और क्यों इनिशियल माइनस फाइनल लिखा है? ताकि हम बड़े में से छोटे वाले को ही हर बार घटाएं, हमारा क्वांटिटी पॉजिटिव बना रहे, इसीलिए। तो B1 माइनस B2 को तुम डेल्टा B नहीं लिख सकते, लेकिन इसे थोड़ा चेंज करो। ये चीज तो तुम लोग समझते हो ना, अगर कहीं पर लिखा हुआ है x माइनस वाई, तो इसमें से तुम एक माइनस को कॉमन ले लो, तो ये y माइनस एक्स ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एग्जैक्टली वही काम यहाँ पर करो, इन दोनों में से एक माइनस कॉमन ले लो, तो B2 पहले हो जाएगा, B1 बाद में हो जाएगा, तो B2 माइनस B1। ध्यान देना, B1 माइनस B2 पॉजिटिव था, लेकिन B2 माइनस B1 ये निगेटिव रहेगा, और ये निगेटिव और ये बाहर वाला निगेटिव मिला करके फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर T2 माइनस T1, B2 माइनस B1 को डेल्टा B लिख सकते हो, तो डेल्टा B बाई डेल्टा T, लेकिन ये एक माइनस B यहाँ पर पड़ा रहेगा। और ध्यान देना, डेल्टा B का वैल्यू माइनस में, और ये जो बाहर वाला माइनस है, इस माइनस के साथ ये वाला माइनस मिल जाएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। तो B का भी रेट जो है पॉजिटिव सेंस में ही डिस्क्राइब करेंगे। और ये माइनस क्यों आया, तो तुम यहाँ शुरू से देख सकते हो, ये माइनस न होता तो ये निगेटिव हो जाता, और माइनस होने की वजह से ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जा रहा है। तो सेम वे में अगर तुम A के लिए लिखोगे तो A बराबर लिखोगे, A के लिए रेट लिखोगे माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इक्वेशन इस वे में बना रहे हैं, R हमारे पास क्या है, A प्लस B गिविंग यू C प्लस D, तो R A जो है माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T, R B माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T, R C निकालोगे तो डेल्टा C बाई डेल्टा T, और R D निकालोगे तो डेल्टा D बाई डेल्टा T, राइट। रिएक्टेंट्स में माइनस और प्रोडक्ट्स में कोई माइनस नहीं दिखाई पड़ेगा। और माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव रखना चाहते हैं।
डेल्टा सी डायरेक्टली पॉजिटिव है क्योंकि बड़े वाले में से छोटा वाला सीधा घटा दिया था। डेल्टा डी वो भी पॉजिटिव है, इसीलिए कुछ नहीं करना है। डेल्टा ए निगेटिव है, इसीलिए बाहर वाला निगेटिव, निगेटिव और निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। डेल्टा बी भी निगेटिव है तो निगेटिव और निगेटिव मिलकर पॉजिटिव होता है, इसीलिए। फिर बात इतने पर खत्म नहीं होती, थोड़ा सा और हम लोगों को समझना पड़ेगा। एक और पॉइंट, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ये चीज क्या होती है? अगर हम डेल्टा टी को लार्ज रखें, डेल्टा टी बहुत बड़ा चुन लेते हैं, तो जो रेट कैलकुलेट होगा वो एवरेज रेट होगा। और अगर हम डेल्टा टी को बहुत छोटा मतलब बिल्कुल जीरो के जितना, जीरो सबसे छोटा है टाइम में, जीरो सबसे छोटा टाइम है, जीरो के जितना क्लोज टाइम चुने, जस्ट 1 सेकंड चुन ले, 2 सेकंड चुन ले, 3 सेकंड चुन ले, या फिर मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड और भी छोटा सोच सकते हैं। जितना छोटा टाइम इंटरवल लेंगे उस समय हमारा रेट जो है इंस्टेंटेनियस रेट होगा, और जितना बड़ा टाइम इंटरवल लेंगे वो एवरेज रेट होगा। इसको समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ना। सपोज अपने पास 2 स्टेशन है, एक स्टेशन ए, दूसरा स्टेशन बी, और एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी पर पहुंचती है, और ऐसा करने में ट्रेन को 10 घंटे लगते हैं, और दोनों स्टेशन के बीच की दूरी जो है 700 किलोमीटर है। तो तुमने पता किया ट्रेन यहां से कब चली, ट्रेन यहां कब पहुंची, तुमने कैलकुलेट कर लिया कि 10 घंटे का समय लगा। तुमने ये भी पता कर लिया दोनों स्टेशन के बीच की दूरी जो है 700 किलोमीटर है। अब ट्रेन की स्पीड क्या है, तो हम लोग दूरी को समय से डिवाइड कर दे, 0 से 0 कट जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम अपना कैलकुलेशन कहता है कि ट्रेन जो है 10 घंटे में 700 किलोमीटर चली है, मतलब 1 घंटे में 70 किलोमीटर चली है। ट्रेन की जो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये एक्चुअल स्पीड नहीं है। ट्रेन क्या बराबर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है? ट्रेन के अंदर बैठे हुए किसी पैसेंजर को पकड़ लो और पूछो, बताओ भाई क्या ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी हमेशा? बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम बैठे तो ट्रेन एकदम रुकी हुई थी, नमकीन बेचने वाला आया, मूंगफली बेचने वाला आया, केला बेचने वाला आया, सब बेचते रहे। आधा घंटा तो ट्रेन उसी जगह पहले खड़ा था, फिर किसी तरह से धीरे धीरे चला, फिर जाकर के रुक गया, फिर धीरे धीरे चला। हाँ, बीच में जो है बहुत स्पीड से चल रहा था। मतलब ट्रेन जो है बराबर स्पीड से हर जगह नहीं चलती, कहीं धीमे, कहीं तेज, कहीं धीरे धीरे, कहीं जल्दी जल्दी, और कहीं की रुक भी जाती है, स्पीड 0 भी हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब अभी अभी का, तुरंत, जो अंदर बैठा है वो हमेशा ताजा स्पीड देख रहा है। तुम्हारी तरह 10 घंटे के बाद जो है आकर के मरे हुए ट्रेन को नहीं देख रहा है, अंदर बैठा है तो जिंदा ट्रेन, जब ट्रेन चल रही है तो उसका एकदम लाइव स्पीड वो कैप्चर कर रहा है कि अभी ट्रेन की स्पीड क्या है, अभी ट्रेन की स्पीड क्या है, अभी ट्रेन की स्पीड क्या है। तो वो टाइम का गैप बिल्कुल नहीं रख रहा है, बस ट्रेन चल रही है और वो स्पीड वाले मीटर पर नजर बनाए बैठा हुआ है, उसको तुरंत ट्रेन का स्पीड फील हो रहा है। तो जब टाइम का गैप छोटा रखोगे, जैसे हर 5-5 मिनट पर तुम स्पीड कैलकुलेट करो, पता करते रहो कि 5 मिनट में ट्रेन कितनी दूर पहुंची, फिर 5 मिनट में कितनी दूर पहुंची, और हर 5 मिनट पर स्पीड कैलकुलेट करो, तो तुम्हें अंदर वाले बंदे की तरह ट्रेन के बारे में थोड़ा सही स्पीड तुम्हें अब पता चलेगा। लेकिन 5 मिनट भी ज्यादा गैप है, 2 मिनट करो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। तो जितना छोटा टाइम इंटरवल पे तुम इस ट्रेन का स्पीड कैलकुलेट करोगे, उतना बिल्कुल तरोताजा, उतना ताजा स्पीड तुम्हें मिलेगा, और वही स्पीड काम का है। 10 घंटे के बाद ट्रेन चल के आके रुक गया तो उस स्पीड से तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन हर 2 मिनट पर, हर 5 मिनट पर अगर तुम स्पीड का पता लगाते हो तो इससे तुम ये आइडिया लगा सकते हो कि ट्रेन कैसे कैसे चली। कहीं ट्रेन रुक गई मतलब या तो रास्ता खराब हो रहा होगा, या तो ट्रेन में कुछ खराबी आ गई होगी, या ट्रैफिक नहीं क्लियर रहा होगा। कहीं ट्रेन खूब अच्छे से चल रही है, मतलब ट्रेन के अंदर ताकत है अच्छे से चलने की, साथ ही साथ रास्ता भी साफ रहा होगा। तो इससे इंफॉर्मेशन मिलता है। तो जब हम टाइम इंटरवल को छोटा रख करके स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं तो ये इंफॉर्मेटिव होता है। मतलब इसकी मदद से हमें ट्रेन के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। और एवरेज स्पीड, इट हैज नो इंफॉर्मेशन, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो इंफॉर्मेशन है भी कि 700 किलोमीटर 10 घंटा में, वो भी तुमने फोन करके पता लगाया है, इसको देख करके कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ इंफॉर्मेशन है। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हमें कुछ सूचनाएं चाहिए ना। अगर कुछ पता ही नहीं तो क्या स्टडी करोगे? कैसे पता करोगे कि रिएक्शन कब तेज चला, कब धीमे चला, कैसे रोका जाए, कैसे बढ़ाया जाए? कुछ पता ही नहीं कर पाओगे। तो हमें रिएक्शन की स्पीड को बेटर कंट्रोल करने के लिए, या बोलो कंट्रोल करने के लिए, बेटर क्या, कंट्रोल करने के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड की जरूरत होती है। एवरेज स्पीड हमारे लिए मीनिंगलेस है। तो हम लोग
इस चैप्टर में अब जब भी बात करेंगे स्पीड मीन्स, रेट मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट की बात नहीं चल रही। पूरे चैप्टर में हम इस रेट की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। और इस रेट को अगर मेरे को डिस्क्राइब करना है तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सपोज अपना रिएक्शन फिर से वही A प्लस बी गिविंग यू C प्लस D, तो हम लोग लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट फॉर A, RA ब्रैकेट में इंस्टेंटेनियस शॉर्ट में लिख देते हैं। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, पहली बार इसीलिए लिख रहे हैं, अगली बार से लिखे न लिखे बस समझ जाना कि इंस्टेंटेनियस रेट ही रहेगा थ्रू आउट द चैप्टर। जब भी रेट की बात होगी इंस्टेंटेनियस रेट, सो इंस्टेंटेनियस रेट दैट इज इक्वल टू लिमिट t इज अप्रोचिंग जीरो, t जो है जीरो के बिल्कुल क्लोज है, एंड माइनस डेल्टा a बाई डेल्टा टी, या फिर इसी को तुम चाहो तो शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो माइनस डी ए बाई डी टी। डी टी मतलब बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, और यहाँ पर टी टेंडिंग डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लिखोगे, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब भी वही है कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा लिया हुआ है, तो या तो तुम ऐसे कहानी लिखो या फिर ऐसे शॉर्ट में लिख करके बात खत्म करो। इसी तरह से बी के लिए इंस्टेंटेनियस रेट अगर मेरे को निकालना है तो फिर से कहानी या तो ऐसे लिखें लिमिट डेल्टा टी इज गोइंग टू जीरो एंड माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, या फिर इसी को माइनस डी बी बाई डी टी लिख दें। सी के लिए लिखें, सी का इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है भाई, तो लिमिट डेल्टा टी गोइंग टू जीरो एंड डेल्टा सी पॉन डेल्टा टी लिखे, या फिर इसी को इस पर प्लस में रहेगा, माइनस में लेने की जरूरत नहीं है, या प्लस भी इवन लिखने की जरूरत नहीं है, डी सी बाई डी टी। और इसी तरह से अगर हम डी के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड पर काम करें तो अगेन लिमिट डेल्टा टी इज गोइंग टू जीरो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई टाइम टेकन, या इसी को प्लस में डी डी बाई डी टी तुम लिख सकते हो। या अगर अपना इक्वेशन यही है a प्लस बी गिविंग यू c प्लस डी, देन वी राइट माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू डी सी बाई डी टी इक्वल टू डी डी बाई डी टी। और अगर इक्वेशन में कुछ बड़े छोटे कॉफिशिएंट्स का इस्तेमाल है, जैसे 2a प्लस 3b गिविंग यू 4c प्लस 5d, कुछ ऐसा 3-5 वाला इक्वेशन है, तो माइनस 1/2 2 से डिवाइड करोगे, डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस 1/3 3 से डिवाइड करोगे, डी ए बाई डी टी यहाँ 4 से डिवाइड करना है, सो 1/4 डी सी बाई डी टी, और इस केस में 1/5 डी डी बाई डी टी। तो इस तरह से हम लोग किसी भी तरह का इक्वेशन है उसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट को लिखेंगे और उनको आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये और माइनस मिलाकर ए का इंस्टेंटेनियस रेट, यहाँ थोड़ा हमने गलती लिख दिया, यहाँ में बी लिखना था, हम गलती से ये लिख दिए। तो बी का इंस्टेंटेनियस रेट, सी का इंस्टेंटेनियस रेट और डी का इंस्टेंटेनियस रेट, तो इसका भी रिलेशन वैसे ही जैसे कि ऊपर हम लोगों ने लिखा था। तो बस इस पार्ट में इतना ही। केमिकल काइनेटिक्स की हम लोगों ने ओपनिंग कर दी है, रेट ऑफ रिएक्शन को समझ लिया है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। शेष बातें अगले क्लास में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।